हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं, हम सेमेस्टर 1 के कोर 2 का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने वियना कांग्रेस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यवस्था। तो नेपोलियन की हार के बाद उसे हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस का आयोजन किया जाता है और इसी के उद्देश्य से यूरोपीय व्यवस्था का भी आयोजन किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोपीय व्यवस्था। वियना कांग्रेस द्वारा यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना 19वीं शताब्दी के यूरोपीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना है। इस व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति की एक योजना बनाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में यह पहला महत्वपूर्ण कदम था। तो जैसा कि नेपोलियन के हार के बाद, उसके मृत्यु के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे। बहुत सारे मीटिंग का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें वियना कांग्रेस हमने देखा था। यूरोपीय व्यवस्था भी उन्हीं सब में से एक है, ताकि विश्व में ऐसे फिर से युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो सके। इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और इंग्लैंड ने परस्पर मिलकर की थी। इन राज्यों ने यह युद्ध में नेपोलियन को भारी पराजय दी थी। अब शांति के काल में भी इन राज्यों को ही यह भार सौंपा गया कि वे युद्ध की संभावना को दूर करने का प्रयास करें। जैसा कि मैंने कहा, यूरोपीय व्यवस्था को शांति स्थापित करने के लिए यूरोपीय व्यवस्था का आयोजन किया जा रहा था, ताकि आगे चलकर भविष्य में किसी भी प्रकार से युद्ध की स्थिति वापस से उत्पन्न ना हो सके। यूरोप की इस व्यवस्था को स्थापित करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जो निम्नलिखित है। नेपोलियन की युद्ध के पश्चात अब यूरोप का प्रत्येक देश शांति चाहता था, क्योंकि युद्धों में उनकी अपार जनधन की हानि हुई थी। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था के द्वारा स्थायी शांति के उद्देश्य का निर्माण करना था। तो यूरोपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति को स्थापित किया जा सके, क्योंकि युद्ध में ऑलरेडी बहुत सारे नुकसान हो चुका था। यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का निर्माण एकता के व्यवहारिक अनुभव का भी परिणाम था। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन का सामना संयुक्त प्रयास से किया था, अतः उन्हें आभास हुआ कि एकता के बल पर ही हर स्थिति से निपटा जा सकता है। तो दूसरा हम देखते हैं कि नेपोलियन का सामना उन्होंने मिलकर किया था और इससे आभास हुआ कि अगर वे एकजुट होकर रहेंगे तो विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तीसरा है, इस व्यवस्था के द्वारा यूरोप में फैल रही राष्ट्रीय तथा प्रजातंत्र की प्रगतिशील भावना को दबाने के प्रयास किए जाने लगे थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं और विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हर संभव प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अर्थात यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की व्यवस्था की गई, जो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के नाम से विख्यात है। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए 2 योजनाएं रखी गई। ये 2 योजनाओं में पहला पवित्र मैत्री था और दूसरा चतुर्मुख मैत्री था। पहली योजना का प्रस्ताव रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने किया और दूसरी योजना का प्रस्ताव ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पवित्र संघ यानी कि पहली योजना, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का प्राथमिक रूप पवित्र संघ था। इसकी योजना रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने की थी। इस योजना का प्रस्ताव रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने की थी। जार योजनाएं बनाने में कुशल था, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें कार्यान्वित नहीं कर पाता था। जार ने अपने निकट मित्र ऑस्ट्रिया और प्रसा के सामने एक लेख रखा था। हेजन के अनुसार उस लेख में कहा गया था कि इसको स्वीकार करने वाले शक्तियों का संकल्प है कि भविष्य में वे अपनी स्वराष्ट्र और परराष्ट्र नीति में ईसाई धर्म के उपदेशों का अनुसरण करेंगे। यानी कि जो भी राष्ट्र पवित्र संघ का सदस्य बनेगा, उसे ईसाई धर्म के उपदेशों का पालन करना होगा। शासकों ने घोषणा की कि हम एक दूसरे को भाई और प्रजा को अपनी संतान के समान समझेंगे और हर संभव उन्हें सहायता देंगे। जो भी शक्तियां इन पवित्र सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार होगी, उनको पवित्र संघ में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये उनकी शर्तें थी। इस लेख से सहमत होकर 26 सितंबर 1815 को रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने अपना वह गुट बना लिया, जो पवित्र संघ के नाम से जाना गया। इसे पवित्र संघ इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ईसाई धर्म के सिद्धांतों को ही राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना गया। अब है चतुर्मुखी मैत्री। पवित्र संघ शुरू से ही
प्रभावहीन रहा और इसके लगभग 2 माह बाद ही 20 नवंबर 1815 के दिन रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन के चारों राज्यों ने मिलकर एक चतुर्मुख मित्र का निर्माण किया। यह संघ यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का आधार बना। यदि पवित्र संघ यूरोपीय व्यवस्था का नैतिक और धार्मिक स्वरूप था, तो चतुर्मुख मंडल इसका राजनीतिक और व्यवहारिक रूप था। यह मित्र मंडल बहुत समय तक यूरोप के राजनीतिक मामलों का संचालन करता रहा। इस मित्र मंडल के आधार पर यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का कार्य शुरू हुआ। अब हम देखेंगे चतुर्मुख मैत्री के उद्देश्य। यह संघ तत्कालीन यूरोपीय समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से हल खोजने के लिए बनाया गया था। इस संघ के निम्नलिखित उद्देश्य थे: यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना, यानी कि वियना कांग्रेस में जो निर्णय लिए गए थे उन्हें शांति बनाए रखने के लिए उन्हें लागू करना। दूसरा है यूरोप के राज्यों की सीमाओं का अखंडता प्रदान करना। तीसरा है सभी देशों की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाना। चौथा है यदि किसी राज्य में किसी कारणवश शांति भंग होने की संभावना हो तो उस राज्य के मामले में हस्तक्षेप करना। पांचवा है नेपोलियन या उसके संबंधी को कभी फ्रांस का राजा ना बनने देना। छठा है यूरोप की कठिन समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करने के लिए सम्मेलन करना। तो ये चतुर्मुखी मैत्री का जो कुछ उद्देश्य थे। अब हम पढ़ेंगे मुनरो सिद्धांत। इससे पहले मैं बता दूं, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स इंक्लूडेड है, जैसे कि उनकी समीक्षा या फिर उनके असफलता के क्या कारण थे, पवित्र संघ की असफलता के क्या कारण थे, या फिर चतुर्मुखी मैत्री की असफलता के क्या कारण थे, यूरोपीय व्यवस्था की असफलता के क्या कारण थे। तो ये सब मैंने डिक्टेट नहीं किया है। रीज़न क्या है कि नेगेटिव वाले यानी कि समीक्षा करने वाले क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट खुद भी नहीं करती थी, और आई विल सजेस्ट यू डैट आप भी नहीं करो। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी समीक्षा करने वाले, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा पॉइंट इंक्लूड नहीं कर पाओगे, दैट्स वाई मैंने समीक्षा वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए हैं। अदरवाइज इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट है मुनरो सिद्धांत। इंग्लैंड की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इन उपनिवेशों से होने वाले अपने नवीन व्यापार बनाए रखना चाहता था, अतः उसने इंग्लैंड का सहयोग किया। अमेरिका ने सेना के उपनिवेशों को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो ने 1827 में 2 महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया जो बाद में मुनरो सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये विषय थे: यूरोप के देश भविष्य में पश्चिमी गोलार्ध में उपनिवेश स्थापित नहीं करेंगे, और दूसरा था यूरोप के राज्य नई दुनिया के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से यूरोपीय व्यवस्था समाप्त होता है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और अगर पूछा जाए तो आप आंसर लिख लो, इसलिए मैंने शॉर्ट में इसको बनाया है। और मैं आई विल ट्राई कि एग्ज़ाम आपके, आई नो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं वीडियोस बना दूँ जो भी 2-4 चैप्टर के बचे हुए हैं। अगर मैं वीडियोस नहीं भी बना पाती हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं इसी तरह से शॉर्ट नोट्स दे दूँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, ताकि आपकी हेल्प हो सके। सॉरी फॉर डिले गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।